कौन सी प्रक्रिया किन्नर की लाश को कचरा समझना सिखाती है? कौन सा कानून कहता है कि हमें इज्जत नहीं मिलेगी? भीड़ गूंज उठी। जवाब दो। डीन के शब्द गले में अटक गए। एसएचओ आगे आए। डीन साहब, आरोप गंभीर हैं। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था। पीली स्ट्रीट लाइटें हल्की झिलमिला रही थीं। उसी गली के किनारे एक छोटा सा कमरा था जहां नैना, एक किन्नर, अपने साथियों के साथ रहती थी। पर आज वहां की हवा भी बोझिल थी, मानो किसी अनकहे दुख से भारी हो। उनकी सबसे प्यारी साथी चमेली की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। कुछ ही घंटों में यह बात सबके दिल तोड़ गई कि चमेली ने दम तोड़ दिया। नैना के हाथ में चमेली का पसंदीदा लाल पीला दुपट्टा था जो अब आंसुओं से भीगा हुआ था। अस्पताल के भीतर ठंडी हवा बह रही थी। दीवारें नीरस और बेजान सी लग रही थीं। नैना और 2-3 किन्नर साथी तेजी से मोर्चरी के बाहर पहुंचे। वहां खड़ा था डॉक्टर करण, चेहरा घमंड से सख्त, आवाज में बेपरवाही। नैना ने कांपते स्वर में पूछा, डॉक्टर, चमेली कहाँ है? डॉक्टर ने बिना नजर उठाए कहा, अंदर पड़ी है। प्रक्रिया पूरी होगी तब ले जाना, ज्यादा नाटक मत करना। नैना की आंखें भर आईं। वह कोई सामान नहीं थी, इंसान थी। डॉक्टर ने व्यंग्य से कहा, हम जानते हैं क्या करना है, तुम लोग दूर रहो। वार्ड बॉय ने बिना दस्ताने पहने चमेली की देह वाले ट्रॉली का दरवाजा खोला और उसे बेरुखी से एक तरफ खिसका दिया। नैना चीख पड़ी, अरे संभाल कर, मर गई है तो क्या, इज्जत भी छीन लोगे? डॉ करण ने उंगली उठाकर कहा, तुम जैसे लोग समाज के लिए बोझ हो, अब से तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। नैना उसके सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर तू तो इंसान भी नहीं लग रहा। डॉक्टर ने कठोरता से कहा, डीन से बात नहीं करवाऊंगा, जो करना है कर लो। नैना बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें चिंगारी भी जल रही थी। उसने अपने लोगों को फोन किया। कुछ ही मिनटों में करीब 200 किन्नर अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। ढोलक, ताली और नारे हवा में गरजने लगे। मीडिया भी पहुंच गई। अस्पताल स्टाफ में घबराहट फैल गई। डॉ करण मजबूरी में डीन को फोन लगाता है। सर, किन्नर समुदाय यहां जमा हो गया है, वे मृतदेह के सम्मान की मांग कर रहे हैं। डीन की आवाज ठंडी थी। करने दो, थक जाएंगे तो चले जाएंगे। डॉक्टर ने घबराकर कहा, सर, वे आपसे बात करना चाहते हैं। डीन, मैं नहीं आऊंगा। और सुनो, सुबह नगर पालिका की गाड़ी आएगी, देह उसमें डाल देना, ध्यान रहे हाथ न लगाना पड़े। फिर फोन कट गया। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर नैना ने मीडिया का माइक पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द आग की तरह सुनाई दे रहा था। हम भी इंसान हैं, हमारा दर्द भी दर्द है, हमारी दोस्ती भी सच्ची है, पर आज एक डॉक्टर ने मेरी चमेली की लाश को कचरे की तरह फेंक दिया। भीड़ चुप हो गई। क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? क्या हम जीते जी भी पराए और मरने के बाद भी पराए? नैना के आंसू बहने लगे। चमेली का कसूर क्या था कि वह किन्नर थी? इस भाषण ने पूरे शहर को झकझोर दिया। किन्नर समुदाय ने अस्पताल के बाहर दिए जलाकर चौकसी शुरू कर दी। मीडिया लगातार कवरेज कर रही थी। अस्पताल प्रबंधन डर में था। नैना की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी, हम सम्मान मांग रहे हैं, एहसान नहीं। सुबह के लगभग 4 बजे थे। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अस्पताल के बाहर माहौल बेहद गर्म था। मीडिया, पुलिस और किन्नर समुदाय सब जमा थे। इतनी भीड़ देखकर आखिरकार डीन को आना पड़ा। काली गाड़ी जैसे ही रुकी, नैना उनके सामने आ खड़ी हुई। नैना तेज और कांपती आवाज में, बस इतना बताइए, क्या हमारी चमेली इंसान नहीं थी? डीन औपचारिक लहजे में, देखिए, प्रक्रिया। नैना बीच में, कौन सी प्रक्रिया किन्नर की लाश को कचरा समझना सिखाती है? कौन सा कानून कहता है कि हमें इज्जत नहीं मिलेगी? भीड़ गूंज उठी। जवाब दो। डीन के शब्द गले में अटक गए। एसएचओ आगे आए। डीन साहब, आरोप गंभीर हैं, पूछताछ जरूरी है। डीन ने घबराकर डॉ करण की ओर देखा। डीन, तुमने ऐसा किया? करण बुदबुदाया, मैंने तो बस, जैसा हमेशा होता है। पूरी भीड़ हिल गई। नैना, मतलब और किन्नरों के साथ भी यही होता आया है? पुलिस की पूछताछ में गंदे सच सामने आए। किन्नरों को अलग कमरों में डालना, इलाज में देरी, मृतदेह का अपमान, परिवार वालों से झूठ बोलना। एक जूनियर डॉक्टर ने टीवी कैमरों के सामने कहा, हाँ, करण सर ने कहा था, इनकी लाशों पर वक्त मत बर्बाद करो।
इंस्पेक्टर ने तुरंत करण को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर, इंसान को इंसान समझना सीखो, कानून सबके लिए बराबर है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। जांच में सामने आया, किन्नरों के साथ अमानवीय व्यवहार, मृतदेहों को कचरे की तरह फेंकना, सरकारी फंड में गड़बड़ी, मेडिकल रिकॉर्ड में छेड़छाड़। मीडिया ने हेडलाइन चला दी, हॉस्पिटल हॉरर एक्सपोज्ड। डीन की चुप्पी ही अपराध की गवाही बन गई। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया, डीन सस्पेंड, डॉ करण पर केस, शामिल स्टाफ पर कार्रवाई। किन्नरों के लिए सम्मान प्रोटोकॉल अनिवार्य। नैना ने चमेली की देह को छुआ। आज तुझे इज्जत मिली बहन, देर से सही पर मिली। सुबह की हल्की धूप अस्पताल की दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन माहौल अब भी भारी था। नैना और किन्नर समुदाय चमेली की देह के पास बैठे थे। अब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अपमान नहीं, इस बार पूरा सम्मान था। नगर निगम, पुलिस और मीडिया सब मौजूद थे। अस्पताल के अधिकारियों को मजबूरी में प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा था। चमेली की देह को सफेद कपड़े में लपेटा गया, फूल चढ़ाए गए। नैना ने उसका चेहरा आखिरी बार सहलाया। नैना, टूटती आवाज में, अब कोई तुझे कचरा नहीं समझेगा बहन, आज तेरा विदा सम्मान से होगा। पूरे समुदाय ने एक साथ ताली बजाकर शोक प्रकट किया। यह उनकी परंपरा भी थी और उनका प्रेम भी। अंतिम यात्रा शुरू हुई। लोग रुक रुक कर रास्ता दे रहे थे। जिस शहर ने उन्हें कभी किनारे रखा था, वही आज झुककर मार्ग दे रहा था। विदाई के बाद नैना कई देर तक नदी किनारे बैठी रही। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे चमेली कह रही हो, धन्यवाद। अगले ही दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विशाल मीटिंग बुलाई। डीन सस्पेंड हो चुका था। अस्पताल के कई अधिकारी भी जांच के घेरे में थे। एक बड़े अधिकारी ने घोषणा की, आज से इस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में किन्नर समुदाय के लिए सम्मान प्रोटोकॉल लागू किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में शामिल था, इलाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, स्वागत और परामर्श में अलग हेल्प डेस्क, मृत्यु पर सम्मानजनक संस्कार प्रक्रिया, किसी भी कर्मचारी द्वारा अपमान करने पर सीधी कार्रवाई, अस्पताल स्टाफ की अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण। मीडिया ने इसे पूरे देश में प्रसारित किया। किन्नर सम्मान प्रोटोकॉल लागू, एक ऐतिहासिक कदम। नैना ने यह खबर टीवी पर देखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चमेली, तूने जाते जाते हमें जीत दिला दी। कुछ दिन बाद शहर की गलियों में एक अजीब सी गर्माहट थी। अब लोग किन्नरों को देखकर अनदेखा नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर वही सुरक्षा गार्ड जो पहले नजरें फेर लेते थे, अब हाथ जोड़कर नमस्ते करता था। मीना नाम की एक महिला अपनी बेटी को लेकर अस्पताल आई। नैना वहां मौजूद थी, अब हेल्प डेस्क की सदस्य। मीना ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आपकी वजह से हमें अच्छा इलाज मिल रहा है। आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। नैना की आंखें चमक उठीं। अब वह अपमान का पात्र नहीं, सम्मान की मिसाल बन चुकी थी। डॉ करण पर मामला अदालत में चला। उनके खिलाफ अमानवीय व्यवहार, भेदभाव, सरकारी नियमों का उल्लंघन, मृतदेह का अपमान, इन सभी का केस दर्ज हुआ। प्रमाण इतने स्पष्ट थे कि बचाव का कोई रास्ता नहीं था। अदालत ने सख्त टिप्पणी की, डॉक्टर का कर्तव्य जीवन बचाना है, अपमान करना नहीं। करण को निलंबन और कठोर दंड मिला। यह सिर्फ सजा नहीं थी, समाज को एक संदेश था। एक शाम नैना अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में एक गर्म रोशनी। एक नर्स उसके पास आई और कहा, नैना दीदी, आज से आपके नाम पर एक काउंसलिंग रूम खोला जा रहा है। दरवाजे पर बोर्ड लगा था, नैना ह्यूमैनिटी डेस्क। नैना के आंसू बह निकले। उसे चमेली की मुस्कान याद आई, वही शरारती, खिलखिलाती मुस्कान। नैना आसमान की ओर देखते हुए, बहन, तेरे लिए लड़ी, तेरे लिए जीती, और आज तेरी वजह से हम सबको अधिकार मिला। हवा हल्के से बहकर उसके गाल को छू गई, मानो चमेली ने सिर पर हाथ फेर दिया हो। अंत एक किन्नर की मृत्यु ने एक डॉक्टर का घमंड तोड़ा, एक अस्पताल की सड़ांध उजागर की, और एक पूरे शहर की सोच बदल दी। नैना की लड़ाई ने यह साबित किया, इज्जत किसी वर्ग की नहीं, इंसान होने का अधिकार है। इसी सोच के साथ नैना ने नया अभियान शुरू किया, मानव पहले, सभी के लिए बराबर इलाज। इस अभियान में उसने मांग की, हर अस्पताल में ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क बने, डॉक्टरों और स्टाफ के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण हो, मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसजेंडर संबंधी शिक्षा जोड़ी जाए, भेदभाव करने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई हो।
धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। छात्र, महिलाएं, समाज सेवी, युवा डॉक्टर। अभियान इतना बड़ा हो गया कि सरकार को नए नियम बनाने पड़े। एक दिन नैना चमेली की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, चमेली, तू चली गई, लेकिन अब तेरे जैसी कोई और नहीं जाएगी। मैं वादा करती हूं कि हमारे समाज को अब सम्मान मिलेगा, इलाज मिलेगा और इंसान समझा जाएगा। ये मेरी कसम है। इसी के साथ नैना का संघर्ष सिर्फ एक घटना नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन गया। चमेली की मौत और अभियान की शुरुआत के बाद नैना के जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा। अब लोग उसे सिर्फ एक किन्नर के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत नेता के रूप में देखने लगे थे। लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नैना का अभियान तेज हो गया। अस्पतालों में बदलाव की मांग तेजी से फैलने लगी। कई जगह विरोध और कई जगह समर्थन भी मिला। कुछ डॉक्टर अच्छी सोच वाले थे। उन्होंने नैना से बात की और कहा, हम भी चाहते हैं कि इलाज सबके लिए बराबर हो, हमें साथ रखो। यह नैना के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि वह जानती थी कि बदलाव डॉक्टरों के बिना संभव ही नहीं है। नए अस्पताल नियम बनते हैं। सरकार ने एक समिति बनाई, जिसमें नैना को भी शामिल किया गया। पहली बार किन्नर समाज की किसी नेता को इस स्तर पर बुलाया गया था। बैठक में नैना ने साफ कहा, अगर इलाज में भेदभाव बंद नहीं हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी चमेली जैसी मौत मरेगी। बदलना होगा। समिति ने कुछ बड़े फैसले लिए। ट्रांसजेंडर मरीजों को अस्पताल में वीआईपी मरीजों जैसी प्राथमिकता, उनके लिए अलग प्रतीक्षा कक्ष और सुरक्षा गार्ड। डॉक्टरों को हर महीने 1 घंटा संवेदनशीलता प्रशिक्षण लेना अनिवार्य। मृत शरीर को सम्मानपूर्वक संभालने का कानून, उल्लंघन पर सख्त सजा। ये नियम लागू होते ही पूरे राज्य में चर्चा हो गई। डॉक्टर करण को सजा मिलती है। जांच रिपोर्ट पूरी हुई और डॉक्टर करण को दोषी पाया गया। इलाज में लापरवाही, मृत शरीर के साथ अनादर, समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वह रोते हुए बोला, मैंने गुस्से में किया, पर मेरा करियर मत खत्म करो। नैना ने बस इतना कहा, हम रोज अपमान सहकर भी जीते हैं, तुम एक बार सजा झेल नहीं सकते। यही फर्क है इंसानियत का। उस दिन डॉक्टर करण समझ चुका था कि उसके कर्मों का परिणाम उससे बच नहीं सकता। अंत में नैना ने आसमान की तरफ देखकर कहा, चमेली, तेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। में आग होती है ना बिटिया, वो हाथ गंदे नहीं करती, दुनिया खुद को जला लेती है। अनामिका समझ नहीं पाई, लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह पुलिस ने एक चौंकाने वाली बात बताई। महिपाल सिंह आखिरी बार रामप्यारी के खेत के पास देखा गया था। पूरा गांव सनसनी में आ गया। पूछताछ के लिए टीम भेजी गई। रामप्यारी से पूछा गया, क्या आपने उसे देखा? रामप्यारी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान के खेत में बहुत आते हैं जनाब। कोई मिट्टी बनकर चला जाता है, कोई फसल बनकर। यह जवाब आईपीएस अनामिका की रीढ़ तक सिहरन पहुंचा गया। उसकी मां, इतनी शांत, इतनी खतरनाक बात। 2 दिन बाद एक और खबर, महिपाल की कार जंगल में मिली, लेकिन महिपाल नहीं मिला। मीडिया की चीख, क्या किसान मां ने बेटी को बचाने के लिए खुद बदला ले लिया? आईपीएस बेटी और किसान मां, एक डबल ट्विस्ट। अनामिका परेशान हो गई। उसने मां से पूछा, मां, साफ साफ बताओ, महिपाल को क्या किया तुमने? रामप्यारी ने बस इतना कहा, किसान अपने दुश्मन को हथियार से नहीं मारता बिटिया, वो बस मौसम का इंतजार करता है। लेकिन कहानी की सबसे खतरनाक सच्चाई तो अभी बाकी थी। एक शाम अनामिका अपने पुराने घर गई। खेत में हल धंसा था। मिट्टी पलटकर ऊपर लाई जा रही थी। अचानक एक जगह मिट्टी अलग दिखी, काली, भारी, गीली। अनामिका ने जमीन खुरची। नीचे से महिपाल की घड़ी मिली, वही जो वह रोज पहनता था। अनामिका के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी मां, शांत, बूढ़ी, कमजोर मां, क्या वह? उसने मां की तरफ देखा। रामप्यारी बिल्कुल चुप थी, जैसे सच उसके चेहरे पर लिखा हो। मां, क्या आपने? रामप्यारी ने कांपती आवाज में कहा, जिसने मेरे पति को मारा, जिसके कारण मेरी बेटी सड़क पर घसीटी गई, मैंने बस उसे उसी मिट्टी में मिला दिया जो उसने हमसे छीनी थी। अनामिका रो पड़ी। मां, यह कानून के खिलाफ है। रामप्यारी बोली, कानून उन पर चलता है जिनके हाथ साफ हों, जिनके हाथ मिट्टी में हों, उनके फैसले भगवान लिखता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, महिपाल जिंदा था। वह भाग चुका था और जानता था कि सब उसे खोज रहे हैं। उसने खुद अपनी गायब होने की चाल रची थी, ताकि सारी उंगलियां आईपीएस अनामिका पर उठें।
उसने मीडिया में गुप्त फोन कर फैलाया, आईपीएस बेटी बदला ले रही है, उसे डरता हूं, बचाओ मुझे। देश भर में हंगामा, आईपीएस अफसर पर सवाल। मां बेटी दोनों को शक के घेरे में डाल दिया गया। लेकिन कहानी का अंतिम और सबसे फिल्मी ट्विस्ट, अनामिका ने एक गुप्त ऑपरेशन में महिपाल को पकड़ लिया। जब उसे थाने लाया गया तो कैमरे चमक उठे। क्या वह मां के खिलाफ गवाही देगा? क्या वह बोलेगा कि उसे किसने नुकसान पहुंचाया? महिपाल बोला, राम प्यारी और उसकी बेटी ने कुछ नहीं किया, मैं ही भागा था, किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। मैं किसान परिवार को और बदनाम नहीं करना चाहता। सब दंग। अनामिका ने गहरी सांस ली, मां की तरफ देखा और समझ गई, कभी कभी सच सिर्फ मां बेटी जानते हैं, दुनिया नहीं। राम प्यारी ने बेटी का हाथ पकड़ा। देखा बिटिया, मिट्टी हमेशा अपने बच्चों को बचा लेती है, अनामिका ने कहा। और मिट्टी की बेटी हमेशा न्याय करती है, अपनी मां के लिए भी, अपनी जमीन के लिए भी। कहानी खत्म नहीं होती। कहानी वहीं शुरू होती है जहां मां बेटी फिर से खेत पर लौटती हैं। आईपीएस यूनिफॉर्म पहने बेटी हल पकड़ती है और बूढ़ी मां कहती हैं, बेटी, खेत और कानून दोनों ही पवित्र हैं। एक पेट भरता है, दूसरा न्याय देता है। तू दोनों की रखवाली कर। महिपाल को पकड़ लेने के बाद पूरा जिला हिल गया था। मीडिया धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन हवाओं में अभी भी एक अनकहा डर तैर रहा था। क्या किसान मां और आईपीएस बेटी सच बोल रहे हैं, या उनके बीच कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो दुनिया को पता नहीं? अनामिका ने महिपाल को जेल भेज दिया, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न डर, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था। ऐसी मुस्कान जो किसी बड़े तूफान का संकेत देती है। रात को थाने में जब अनामिका ने उससे पूछताछ की, उसने कहा, मैडम, जो खेल आपने समझा वो तो शुरू भी नहीं हुआ है। जिस दिन असली राज खुलेंगे उस दिन आपके ही पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनामिका चौंक गई। कौन से राज? महिपाल ने हंसते हुए कहा, आपके पिता की मौत। क्या आपको सच में लगता है वह खुद फांसी पर लटके थे? आईपीएस बन गई हो, एक बार उन रस्सियों का फॉरेंसिक तो कराती। अनामिका का दिल रुक गया। उसने महिपाल के कॉलर पकड़े। साफ साफ बोल। महिपाल बोला, मैं अकेला नहीं था, कोई ऐसा था जो तुम्हारे घर के बहुत करीब था, इतना करीब कि तुमने उसे भगवान मान रखा है। अनामिका को लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या उसकी मां? नहीं, ये सोच भी पाप थी। उसने खुद को संभाला और महिपाल को सेल में बंद कर दिया। पर उस रात से उसकी नींद गायब हो गई। अगले दिन अनामिका घर पहुंची। रामप्यारी खेत में पानी दे रही थी। अनामिका दूर से अपनी मां को देखती रही। क्या कोई इंसान इतना शांत हो सकता है? अगर उसने मां ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। दफ्तर का काम ज्यादा था बिटिया, थकी लग रही है। अनामिका ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा, पर भीतर एक तूफान था। रात को वह अपने पिता के पुराने कागज, बही खाते और उस फांसी वाले कमरे में गई। कमरा आज भी वैसा ही था। मिट्टी की दीवारों पर पुराने धब्बे, टूटा पंखा और कोने में रस्सी का वह टुकड़ा जिसने उनकी दुनिया बदल दी थी। अनामिका घुटनों पर बैठ गई। अचानक उसे दीवार पर एक छोटा सा निशान दिखा, जैसे कोई रस्सी नहीं, कोई हाथ दीवार पर घिसट गया हो। उसका दिल धड़क उठा। क्या पिता ने खुद फांसी नहीं लगाई? क्या उन्हें किसी ने लटकाया था? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन उसने सीक्रेटली फॉरेंसिक टीम बुलवाई। गांव में किसी को भनक नहीं लगी। टीम ने पूरा कमरा देखा, फोटोग्राफी की, रस्सी के फाइबर्स जांचे, दीवारों के स्क्रैचेस, और 72 घंटे बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ते ही अनामिका की आंखें फट गईं। रस्सी पर 2 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स। रस्सी की ऊंचाई पिता की ऊंचाई से मेल नहीं खाती। जबरदस्ती लटकाने के क्लियर साइंस, यानी उसके पिता को मारा गया था। यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी। अनामिका ने फाइल को मजबूती से पकड़ा। आंखों में खून उतर आया, लेकिन इस रिपोर्ट में एक जगह खून के धब्बों का डीएनए मैच भी था। राम प्यारी, उसकी मां। अनामिका जमीन पर बैठ गई। उसका दिल टूट गया। नहीं, मां ऐसा नहीं कर सकती। ये गलत है, ये झूठ है। लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता। सवाल डरावना था। क्या मां वहां मौजूद थी? अगर थी तो किस रूप में? गवाह या? उस रात अनामिका घर लौटी। रामप्यारी आंगन में दाल पीस रही थी। चांदनी में वह बेहद शांत, बेहद मासूम लग रही थी, पर सच उसके चारों ओर धुआं बनकर घूम रहा था। अनामिका ने कांपती आवाज में पूछा, मां, बापू की मौत वाली रात तुम कहां थीं? रामप्यारी ने हाथ रोक दिए।
उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैं तो घर पर थी बिटिया। तू सो गई थी और मैं रो रही थी।